हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हो गया मतलब कि भाई स्टार्ट करने में, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अपने सेकंड सैटरडे को अपना एक टेक्निकल वेबिनार हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसी सिलसिले में जो है आज भी हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और जो विचार हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ साझा भी करेंगे। इसके साथ में एक हम लोगों की भाई एक डिस्कशन इंडेमनिटी के ऊपर भी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है बहुत अच्छी फाइल हुई है, इसके बारे में कई लोगों में चर्चा चल रही है, तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्रेसिडेंट श्री एस दास जी को वेलकम करता हूँ, तो वो अपना जो है वेलकम एड्रेस करें। एस दास साहब। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आप सबको इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग भी 20 मिनट लेट चल रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग थोड़ी सी जल्दी मतलब काम करेंगे। और क्योंकि हम लोग आज जो वेबिनार है उसको हम थोड़ी सी छोटी कर दिया, क्योंकि हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के केस पर थोड़ी सी हम चर्चा आपके शेयर भी करना चाहेंगे और आपका व्यू भी जानना चाहिए। बात है कि जो हमारा टीम लीडर है वो जरूर जाएगा आपका सजेशन क्या है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी अपना सजेशन दें। तो इसलिए हम पूरा इंटर प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक टेक्निकल वेबिनार है, दूसरा हमारा लीगल डिस्कशन है। तो इसलिए मैं पीसी जैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना थोड़ी बात 10-15 मिनट निपटा लें, ताकि आज से हम खाना पूरी करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टेज देंगे अपना सुप्रीम कोर्ट केस के लिए, जिसके लिए हम आपको आनंद सिंह जी और उपाध्याय जी दोनों के वो लीगल काम में देते हैं, वो आपको बताएंगे। हमें चाहूँगा आपके पास जो भी सुझाव हो वो सुझाव भी उनको दे, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं जगह पे सटीक पहुंच पाए, ताकि हम वैल्यूर मेंबर के लिए हम कुछ कर पाए। तो इसलिए आप सबको स्वागत है। आज हमारा थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंज है। रमाकांत यादव जी सेक्रेटरी हमारे साथ आज नहीं है, क्योंकि उनका मिसेस का ऑपरेशन हुई है, तो उसके जगह पे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी उनको चीफ गेस्ट स्पीकर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो विवेक अस्थाना जी चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना बात छोटी संक्षिप्त में रखें, समय को ध्यान में रखते हुए। विवेक अस्थाना जी। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर सर पीसी जैन साहब, और आईवा के प्रेसिडेंट इंजीनियर एस दास साहब, आईवा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी साहब, और अभी हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो जुड़े हुए हैं। ये हम सभी लोग आज फिर इस आईवा के द्वारा जो इनिशिएशन किया है इस वेबिनार सीरीज में एक साथ जुड़े हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वेबिनार सीरीज में ये सभी वाल्वर्स के लिए, पूरी वाल्वर फ्रैटर्निटी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इशू जो डिस्कस होता है, इसके साथ ही साथ जो पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, या जो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में, या नेशनल लेवल पे जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, वो सब हमारी जानकारी में आती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेबिनार सीरीज वाकई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कैपिटल गेन, इस पर एक बार हम लोग ने पास में भी बहुत एग्जॉस्टिव डिस्कशन किया है, और ये टॉपिक इटसेल्फ जो है एक चैलेंजिंग सा टॉपिक है। इसमें जो कैपिटल गेन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल एसेट्स हैं, और उससे अल्टीमेटली जो कैपिटल गेन रिजल्टेड होता है, वो उसको डिफाइन करने के लिए जो पॉलिसीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो भी हमारे इंडिया में तो IRS है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है, पर बाकी कंट्रीज के अलग अलग हैं। तो इस पर भी जो डिस्कशन होगा, आई होप कि वो आज काफ़ी फ्रूटफुल होगा हम सभी के लिए। और इसके साथ ही जो है मेरी शुभकामना है हम सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ है। थैंक यू अस्थाना जी। मैं हमारा जॉइंट सेक्रेटरी ललित मिश्रा जी से कहूँगा कि अपना चीफ स्पीकर की इंट्रोडक्शन करें संक्षिप्त में भी। थैंक यू सर। अब मैं अपने जो स्पीकर हैं पीसी जैन सर, उनका स्वागत करता हूँ। वो गुड़गांव से हैं सर, और इस कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ड्यूरिंग 1970 and joined as a junior engineer in irrigation PWD same year. During 1990, he completed his degree in REC Pune. After
taking study leave. After completing his degree, he back to his current department and served the department till 2009. After retirement, he got registered himself in Ministry of Finance during 2013 and practicing as a valuer since then. He is member of IOB and as well as IOR. Thank you, sir. Please continue, sir. पीसी जैन साहब से निवेदन करूंगा वो अपना स्पीच स्टार्ट करें, लेकिन वो छोटी सी, ताकि हम जो सेकेंड सीटिंग है, अभी हम लोग लेट हो गए क्योंकि हमारी काउंसिल मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट केस में अभी जो उलझे हुए हैं, तो अभी जस्ट काउंसिल मीटिंग खत्म हुई, आई मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि अब 20 मिनट लेट है, तो इसलिए सेकेंड सेशन हम समय पे शुरू करेंगे। इसको ध्यान रखते हुए जैन साहब से निवेदन करूंगा छोटी स्तर पे आज सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर लें और ओपन डिस्कशन भी कुछ ना हो। 7 बजे हम स्टार्ट करें सेशन। जैन साहब प्लीज। Namaskar to all of you. I, Purushottam Chand Jain, Land and Building Property Valuer from Gurgaon, has been directed by the IAB Kanpur to speak some lines on the chapter capital gains. I hope I shall be able to submit with the kind consideration of the respected DASA and the valuers to understand in the chapter. I hope the submission will be a very useful to the respected valuers in performing their work and in practical. If there is any query, please ring me at my mobile number 9873551464 or email pcjain.tcn@. I hope I will be helpful in solving their query. With regards to work, the capital gain, I start here with your kind orders. The preliminary. The capital gain is the economic concept defined as the profit earned on the sale of an asset that has increased in value over the specified period. As per the Income Tax 1961, as enacted by the Indian Parliament after the President of India gave assent in the year 1961. The capital gain tax was inserted in the Finance Act 1964 and implemented. After the introduction of the Section 55A by the Finance Act 1972, the concept of computed capital gain changed drastically. A new term named as the fair market value came into existence in the transfer of asset by the government, which can analyze the involvement of parallel economy within the asset transfer. This authority was given to the Income Tax Department officers under Section 55A. The assessing officer was given the power to refer the matter to a valuation cell so as to ascertain the fair market value of the asset on transfer of department and was able to pinpoint the amount of parallel economy in the sale transaction. Simultaneously, to curb the parallel economy, the government introduced the Section XXC with modification of the Chapter 21. The prescribed limit of 15%, otherwise the department will acquire such property. Later the government amended and inserted the provision of Section 50C in the Finance Act of 2002, effective from 1st April 2003. The provision and introduction of 50C in adoption of standard value for computation of capital gain as calculated by fair market value. Earlier, the assessee was to estimate the fair market value of the property on the transfer of property for capital gain with the base year 1981. The amendment was made in the year 2017, changed the base year from 1st April 1981 to 1st April 2001. After the insertion of the Section 50C by the Finance Act 2002, Section 43CA and the capital gain. In the year 2030, the insertion of Section 45CA with effect from April 2017 changed the whole scenario and minimized the hardship faced by the taxpayers. These insertion of sections and changes in the base year for indexation have enhanced the values profession. The registered value plays a major role in the judgment
and technical potential in driving the real fair market value of the property, thereby penalized of the assessing on the capital gain tax. The base year has now been shifted to 1st April 2001 with cost indexation as under. The indexation rate that is multiplied will be therefore the ratio of index on the date of sale and index as on the date of acquisition. In case the property is acquired before 1st April 2001 and sold after 1st April 2001, the market value is to be estimated as per 1st April 2001, which is duly indexed by the application of indexation rate. In such cases, the capital gain will be the difference between the registered resale price and the entire registered rate price duly indexed plus reports of improvement, if any. In case of property acquired before 1st April 2001, where it is not possible to estimate the fair market value of the property as on 1st April 2001, the absence of genuine instances of sale in the locality where it is very rare case or otherwise indexation rate estimated as well will have to modify by the multiplier by the rates cost of indexation as on 1st April 2001 with base year as 1st April 1981 and second and the cost indexation and the date of entire acquisition with base year. Certain deductions from the capital gain received by sale of residential property are to be heard. These are the cost of purchasing a residential house 1 year before or 2 years after date of transfer obligation. House, second house, together the value of land constructed within 3 years from the date of resale, that is whole of the part of the capital gain invested in long-term special bonds, redeemable after 3 years from the date of this. In the case of amount of such reduction is more than the capital gain, then the no tax shall be levied or the amount of capital gain. In case the amount of deduction is less, the capital gain, thereby remaining amount of the capital gain shall be charged or tax as per rate applicable in that particular year. After the Section 55 was amended in the Finance Act of 2020, the perception of competitive bidding changed drastically. The wide increase in the case concerning to Section 50C, 56.2 and 43CA has made the taxpayer themselves prefer to come forward in disclosing the actual transfer while resisting the instruments. The amendment has enhanced the importance of the registered value profession. The registered value by demonstrating the correct inputs and data and interpreting of the precise fair market value as per statutory will re-tender the assessee to avoid the environmental burden on the capital gainers. By this expertise, the sound knowledge, the registered value can play a major role in facilitating the assessee to pay the precise capital gain tax with more and better quality information and statistics. The value can satisfy both the assessee and the income tax department. A registered value must be aware of the position of the law as regard to valuation of property for capital gain purpose. The report is when there are different interpretations of any sketch 2, the one and favorable to assessee can be adopted. The question of application of principles of valuation and now interpretation of any sketch 2 relating the capital gain valuation under the Income Tax Act, hence more weight is to be given to the Act for court judgments. Thank you. This is a theoretical representation which one valuer have to go through so that he may do the valuation practically. These are the guidelines given by the various writers which I have submitted to your kind notes. Thank you, sir. Okay, thank you. Any question, please? Sir. Very good lecture about study on capital gains, state laws or Supreme Court cases, High Court cases, so that we will be engaged. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.
क्रिस्पी क्रिस्पी आपको एक पॉइंट दिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, इतने उधर एनी क्वेश्चन प्लीज, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग ऐसे लेट थे। मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम वेल बिफोर टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मैं जैन साहब से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो मैंने उनको 3-4 दिन पहले बात हुई थी स्पीच के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली उड़ीसा में था, मैं आज ही आया हूँ। 15 से मीटिंग करते हुए 11 दिन का मीटिंग खत्म हुई, फिर यहाँ के 5:30 आपके यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्यों था ना, इसलिए फिर मैं कहा था, तो जैन साहब तब बाघा बड़े में थे आप, अभी जब मैं बात में बाघा बड़े में थे, तो फिर आप राजी हुए, चलो ठीक है आप काम निपटा लेंगे। तो कम समय में आपने अपनी तैयारी करी, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं कहता हम लोग पहला सेशन खत्म कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो सेकंड सेशन में आ रहे हैं। उसका तो शेड्यूल ड्यू 7 बजे था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उस टाइम पे ख़त्म हो गई तो हम लोग अपना शुरू करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट केस में जिसको जो जानकारी है वो बताएं और कुछ शेयर करें, ताकि आगे बढ़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो हम आनंद सिंह जी और उपाध्याय जी सेशन का रहेंगे डिसीजन करने के लिए। तो अगर कोई सुझाव देना हो तो उनको आप लोग दे सकते हो, और मतलब हमारा इसके सबके एसोसिएशन के माध्यम से। तो मैं आनंद सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज़ आए, अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू दास साहब। अभी जैसा सर आप सभी लोग जानते हैं कि आईवा का जो जन्म हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि ताकि कोई भी सरकारी एजेंसियां, बैंक या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन जो वेलफेयर के हित के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उनको कैसे काउंटर करना है, एक उसका एक मंच तैयार किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल तो लड़ाई लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आईवा ने इस बारे में शुरुआत से ही अपना एक स्ट्रिक्ट अपनाया है, और उसके जो आपको परिणाम भी 2 देखने को मिले होंगे कि शुरुआत में जब स्टेट बैंक की नोटिफिकेशन जारी हुई तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, पहली बार हम लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ गए, और उस दौरान कई सारे जो स्टेट है वहाँ पे कुछ डिसीजन आने शुरू हो गए थे एनटीपीटी के खिलाफ। तो उन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग कई सारे बैंकों को पार्टी बनाया और एक रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा दी। इसी बीच क्या हुआ कि एक दूसरी हमें रिट लगाने की जरूरत पड़ी, जब पंजाब बैंक ने भी सेम एनटीपीटी की डिमांड कर दी। इसलिए हम लोगों को एक और दूसरी रिट लगाई, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, वहाँ पे लगी, और वहाँ पे हमको उसके पीएनबी के खिलाफ एक स्टे प्राप्त हो गया। तो आईवा का जो इंटेंशन शुरू से है वो ये है कि अपने मेंबर्स का हित हो, ऐसे काम किए जाए और हमेशा इसी में आगे बढ़ा जाए। तो अभी ये जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पहले भी कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने स्टेट बैंक के खिलाफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक रिट लगा रखी थी। महाराष्ट्र स्टेट के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहाँ पे लगाई हुई थी, तो वहाँ पे जो डिसीजन था वो वेलवर के फेवर में नहीं आ पाया। तो उन लोगों ने एक रिट जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई, और वो रिट चल रही है जिसकी की अगली डेट अगस्त में लगी हुई है। तो आईवा ने अब ये डिसाइड किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और आप लोगों के माध्यम से भी पिछली बार जो बातें हुई थी उसमें ये हुआ कि लोगों को भी एक इंटरवीन एप्लीकेशन उसमें लगा देनी चाहिए, ताकि हमारी भी प्रेजेंस वहाँ पे हो जाए और हम उस चीज़ को आगे बढ़ सकें। तो आईवा ने अपनी इंटरनल मीटिंग्स करी, एग्जीक्यूटिव को कॉन्फिडेंस में लिया, फिर सबसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब दिल्ली गए, वहाँ पे जो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं राजेश पाठक जी, उनसे मुलाकात करी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें फाइनल करी।
तो वो अभी आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें बताएंगे कि वहाँ क्या बातचीत और किस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल कि आईवा अब सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो भी इंटरवीन करेगा और जो जो भी मौजूदा इंटरवीन एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ हम अपनी भी क्लब करा देंगे। ये हम लोगों का एक डिसीजन हुआ है और इसमें तो आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें अब मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो उपाध्याय जी है बाकी सारी डिटेल्स वहाँ उनकी क्या बातचीत हुई, वकील साहब से क्या हुआ डिस्कशन, वो आपको पूरा ब्रीफिंग दें। ओवर टू उपाध्याय। धन्यवाद आनंद जी। और एक बार मैं पुनः जो है अपने जो प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब का जो है शुक्रगुजार करता हूँ कि इनके एनर्जी से जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ा आत्मबल मिलता है। उन्हीं वो हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में काफी बड़े भागीदारी के रूप में जो है फैकल्टी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और अभी तक कार्य करते आए हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया अभी कि सर जो है इंडेमनिटी के अगेंस्ट में कई हाई कोर्ट्स में जो है पिटीशंस सेपरेटली सब जगह डाली गई हैं और एक एसएलपी भी जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। जैसा भी आनंद जी ने बताया था कि मुंबई हाई कोर्ट में जो है पीवीआई बाई एसोसिएशन जो अपनी थी उन्होंने जो है केस हार जाने के बाद उसी के एक इंटरवेन एप्लीकेशन के रूप में एसएलपी दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जाना, वकीलों का एक्सपेंसेस, सारी चीजें जो है वैल्यूअर्स के ऊपर आ जाती हैं जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं। तो हमारे दिल्ली के चेयरमैन ओपी वर्मा जी इनकी से एक सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने एडवोकेट को फाइनलाइज करने की बात कही है। हमारे डिसीजन भी हुआ और फिर ये हुआ कि उनका नाम फाइनल कर दिया जाए। आनंद जी ने बताया ही कि राजेश पाठक जी हैं, लर्नेड काउंसिल हैं, 25 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं और उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रह चुके हैं। एक्सपीरियंस तो है ही। और 2 दिन हम लोगों की बैठक हुई, साथ में ओपी वर्मा जी भी थे और गुल्लू पत्थर के और उनके सहयोग से हम लोग जो है उनके ऊपर दबाव बनाते हुए कुछ चीजें अपनी बात उन्होंने मनवाई, इसकी नेगोशिएशन भी किया और वो अंततः ये तैयार हो गए कि ठीक है भाई हम आपके लिए जो है इंटरव्यू एप्लीकेशन हम लोग फाइल करेंगे। 2 बातें थी, एक तो ये था कि भाई एक पिटीशन अलग से डाला जाए और दूसरा एप्लीकेशन ये है कि भाई डिसीजन हुआ क्योंकि हम लोगों की एक पिटीशन 2-3 पड़ी हुई है पहले से ही इस बात की। जब जानकारी उनको दी गई तो उन्होंने फिर ये बोला कि रिट पिटीशन सेपरेट डालने की जरूरत नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन में जो है इंटरव्यू नहीं करते हैं। एक ये भी बात आई कि इसमें जो भी नाम जो आएगा इंटरवेनर के रूप में नाम आएगा, हमारे एसोसिएशन का नाम डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। तो हमने बोला कि सर हमारे से तो वैल्यूअर्स फैकल्टी के लिए है, जो भी कार्य करें, नाम तो एक अलग बात है।
हमारी एसोसिएशन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, चीजें जो है उसके अपडेट्स हमको मिलते रहें। वकील का क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या बहस हो रही है, क्या डेट्स मिलते हैं, इन सब चीजों की जानकारी भी हमारे पास रेगुलर रूप में आती रहेगी। ये सोच करके हम लोगों ने ये फैसला लिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो है कि हम लोग इंटरव्यून एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कोर्ट का जब खुलेगा जुलाई में, तब तक जो है हमारी तैयारी हो जाएगी और हम लोग जो है उसमें अप्लाई कर देंगे। दो मुद्दे हैं, एक इंडेमनिटी की बात हुई है, दूसरे जो है 70 साल की उम्र की बात हुई है। ये दोनों ग्राउंड्स पे जो है डिसीजन हुआ था मुंबई हाई कोर्ट का। ये दोनों ही पॉइंट्स जो है कवर अप होंगे सर, कि उन्होंने जिस कारण से उन्होंने वापस किया था, मतलब फाइल जो रिजेक्ट की थी, उन लोगों के खिलाफ जो है डिसीजन लिया था। एग्जीक्यूटिव में ये भी तय हुआ कि फीस का जो भी बर्डन आएगा उसमें जो है मतलब कि भाई भागीदारी जो है हमारे मेंबर्स से हम लोग ले लेंगे। आउट ऑफ द मेंबर्स भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोई कंपल्सन नहीं है। मेंबर्स के ऊपर तो हमारा जो चलता है, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े नहीं है और अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पाए हैं, हम उनके साथ लगेंगे अपने विश्वास जमाने के लिए कि हमारे ऊपर विश्वास उनको हो। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर जो भी अपना वो सहयोग हम लोगों को करना चाहें वो कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी ने 2500 रुपए 2500 रुपीज का अतिरिक्त बोझ अपने मेंबर्स के ऊपर डालने के लिए सुझाव दिया है कि हम जो है मतलब कि इस एप्लीकेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील की फीस आएगी, खारिज से खर्चे होंगे, इसके लिए 2500 रुपए प्रति मेंबर से कंट्रीब्यूशन के रूप में हम लोग लें। एक बात आई कि फेस वैल्यू के जो है मतलब वकील की भी बात हुई कि भाई कोई आजकल जो है नया ट्रेंड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जितने जो है पुराने एमिनेंट एडवोकेट्स हैं, जैसे मान लीजिए सालवे जी हुए हैं, सब हुए हैं, सांघवी साहब हुए हैं, प्रशांत भूषण जी हुए हैं, चाहे जो भी है फेस मीटिंग वाले एडवोकेट्स, इनको हायर करने की तो हमारे जो भी जो एडवोकेट जिनको हम लोगों ने फाइनलाइज कर रहे हैं उन्होंने सुझाव दिया कि बोले इसकी जरूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस समय पड़ेगी उस समय जो हम लोग उसको हायर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी। आईवा का काम पहले से भी है कि मेंबर्स की जितनी भी मदद हो सकती है न्यूनतम खर्चे के ऊपर बिना ज्यादा बोझ डाले हुए अपने कार्य को करती है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि भाई हमारे एसोसिएशन के कुछ खर्चे जो हैं हम लोग करते नहीं है इस तरह से। मेंबर्स की भाई पूंजी है, मेंबर्स के हित में ही लगेगा। इसके अलावा अगर किसी आप लोगों को कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात कहना चाहें, बिल्कुल कह सकते हैं। सभी की स्वतंत्रता है, बात सुनी जाएगी और जो अपडेट्स होंगे रेगुलरली वो अपडेट्स भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। मैं सुझाव अगर किसी के हों तो दे सकते हैं। सर कोर्ट केस में कितना खर्चा आएगा वकील का?
सर देखिए, वो मेन जो बाहर के जो खर्चे हैं जो वकील के, वो तो उतना नहीं पहुंचेगा। मतलब जो फेस रीडिंग वाले जो है उनकी तो बात अभी नहीं तय हो पाई है, लेकिन जो नॉर्मल जो खर्चा आएगा ये बिलो 5 लाख रुपीज आ जाएगा। अच्छा, बिलो 5 लाख जो है हमारा का टोटल जो है खर्च होगा। और अपने मेंबर कितने हैं टोटल बस है? अभी तो सर जो है मतलब कि 350 मेंबर्स हैं एक्टिवली में। लेकिन जैसे होता है कि सर कुछ मेंबर्स पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, फीस भी नहीं आ पाती है, कई कई जो है मतलब मेंबरशिप फीस भी जो है मतलब कि समय से नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो वो सब चीजों को लेते हुए और ये जो कंसेंट है हमारा कि भाई जो 5 लाख का खर्चा मैं पूरे ही केस की बता रहा हूँ, इसमें जो है हमारे ओपी वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील मिलने के भी पैसे लेते हैं, बात करने के पैसे लेते हैं, और उनके सहयोग से मतलब वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही जो है वो काम करने को तैयार हो गए हैं। ठीक है सर, आप आगे बढ़े सर, हम आपके साथ सर। तो इसमें जो है मतलब कि हमारे ओपी वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा। वो अपना कॉल करके हम लोग साथ में जो है डिस्कशन भी किया, 2 दिन तक चला हम लोगों का डिस्कशन, क्योंकि वो टाइम जो है एक साथ पूरा दे नहीं पाते थे, तो स्लॉट्स में जो है 2 दिन चलिए हम लोगों को इसमें ये डिसीजन हुआ। तो अगर जैसे सभी जगह से सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं ठीक है, बाकी अगर किसी की और कुछ भी कोई सुझाव हो, कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, उन्होंने ये भी कहा है 50% एडवांस पैसा लेंगे और रिट जो है मतलब कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उसकी जो है ड्राफ्ट जो है शेयर करेंगे। हम लोग की लीगल टीम एक बनी हुई है, उसमें उस चीज को देखी भी जाएगी और अपने यहाँ जो है सभी मेंबर से बात भी की जाएगी। किसी के भी अगर सुझाव हो तो बोल सकते हैं। संजय गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे थे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा एक सुझाव ये था कि बिल अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है अपना जो केस चल रहा है पीएनबी और उसके खिलाफ, तो क्या यदि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपीयर हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली तो अपीयर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे अगेंस्ट में अभी कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट ने नहीं लिया, तो अपनी शायद वो एप्लीकेशन में इंटरटेन ही नहीं होगी। आप तो खैर सुप्रीम कोर्ट के उपाध्याय जी मिल के आए हो अफसर से, हम इंटरप्रीनर की तरह वहां पर एप्लीकेशन जो लगाना चाहते हैं, तो उससे क्या कल के दिन यदि हाई सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन नेगेटिव आया अपने खिलाफ, उनके खिलाफ आया, तो क्या उस पर हमारे हाई कोर्ट के केस पे इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा? अभी भाई तो पेंडिंग चल रहा हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में से जो भी चली गई है एप्लीकेशन फाइल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का सर कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट की आ जाएगी तो सर ये सारे हाई कोर्ट के जितने भी स्टे रखे हुए हैं ये सारे वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे फेवर में डिसीजन आता है तो सर वो तो चीज चल जाएगी, और अगर हमारे अगेंस्ट में अगर डिसीजन आ जाता है तो हमारे स्टे भी सारे खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल है तो उसपे तो जो है मतलब चीजें निर्णय तो होना ही होगा, चाहे हमारे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष। तो हाई कोर्ट का जो है मतलब चीजें अब नहीं चल पाएंगी। हाई कोर्ट जितनी भी पड़ी हुई है वो सब चीजें वहीं की वहीं खत्म है। बोलो। डिफरेंट हाई कोर्ट में जैसे लंबे थे कि मामले मीटिंग चल अपने वैल्यू एसोसिएशन के कई वैल्यू एसोसिएशन मीटिंग में नहीं हो गया, तो क्या ये नहीं होगा कि यदि इनके वहां से कोई डिसीजन होगा मीटिंं में नहीं तो हो हाई कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान ले लेगी? कुछ नहीं सर, हाई कोर्ट से वो खत्म हो जाएगी, वो जो है बैंकर खुद लेके चला जाएगा उसके, या हमारे घर में आएगा तो हम खुद चले जाएंगे, कैंसिल होगा, खत्म हो जाएंगे। अपन यदि हाई कोर्ट में यदि अपन हारते हैं तभी तो अपन सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, वैसे अपन जा रहे हैं तो हम चली गई है तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इसके बाद कुछ नहीं होना है। डिसीजन जो भी होगा हाई कोर्ट का, आप अब उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील आप डाल सकते हैं, चाहे कोई चीज कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट से कोई बर्तन नहीं रह जाएगा। थैंक यू। कहना चाह रहे थे कहना चाह रहे थे
माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए माइक को। सर माइक आप म्यूट है। हेलो, हाँ उपाध्याय जी, मैं कहना चाहता हूँ। जी सुधीर सिंह बोले। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने जैसे बताया कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ पूछा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसके बाद कुछ बचा नहीं। हाई कोर्ट तो कोई माने नहीं रखता उनके डिसीजन के बाद, तो हाई कोर्ट तो इसमें नल एंड वाइड होगा। मेरा ये कहना था कि जैसे ये इफेक्ट तो पूरे इंडिया के वैल्यूअर्स पे पड़ेगा, और ऑलरेडी कई स्टेट्स में हाई कोर्ट में मामला चल भी रहा था, लेकिन कुछ स्टेट्स के लोग मिल करके जो अभी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बन करके उन्होंने उस केस को टेकअप किया है। तो अगर हम अलग से इंटरवेनर बनते हैं तो उसका लाभ क्या होगा? तो कोई लाभ नहीं होगा, केस तो वही चलना है। तो हम अलग अलग मिल करके क्यों ना हम एक साथ, देखिए यहाँ पे कोई एसोसिएशन या कोई माने नहीं रखता, यहाँ पे माने रखता है सारे वैल्यूअर्स का जो हित इन्वॉल्व है। और अगर हम अलग अलग लड़ते हैं तो हम अपने आप को कमजोर करते हैं। तो क्यों ना हम एक साथ होकर के, आप देखिए जहाँ तक फीस की बात है, हम फीस अलग अलग वकील को देंगे तो वहाँ तो दो वकील तो बहस नहीं करेगा ना, वकील तो एक ही बहस करेगा। और अगर हम अलग अलग हो करके लड़ाई अपनी लड़ते हैं तो उसका हमें नहीं समझ में आता कि कोई लाभ होने वाला। तो क्यों ना हम एक साथ, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आज की डेट में हमारा एसोसिएशन माने नहीं रखता। वैल्यूअर्स का हित जो है वो एकदम लास्ट एक्सट्रीम पे हम खड़े हैं, एक तरफ कुआं है और एक तरफ पानी। अब अगर जहां भी हम राजनीति करें तो हम आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और ये कहना कि साहब हमारा एसोसिएशन का नाम आ जाए या ये आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए जितने भी वैल्यूअर हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि हर एसोसिएशन में 4, 6, 10, 20, 50 लोग एक्टिव होते हैं, बाकी केवल साथ में चलने वाले लोग। और ये स्थितियां वही बन रही हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बड़ी कहावत है कि एक बार कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा कि साहब ये लोग जो है, और मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ, ये कहा जाता है कि 5 लाला मिलके एक मूली नहीं उखाड़ पाए। और उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये कहा गया था कि अगर जो मूली उखाड़ लेगा उसको युद्ध में भेज दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हर आदमी तलवार से तो नहीं लड़ेगा, कुछ बुद्धि भी तो लगाएगा। तो हुआ ये कि 5 लाला मिल के एक मूली के 5 पत्ते पकड़ के अलग अलग दिशा में खींचना शुरू किया। तो पत्ते तो सारे टूट गए पर मूली वहीं की वहीं रह गई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो 5 पत्ते हैं उनको एक साथ जोड़ करके अगर हम दम लगाएंगे तो वो मूली भी उखड़ जाएगी और काम भी हो जाएगा। इसमें अलग अलग का अगर कोई अर्थ आपको समझ में आ रहा हो कि हम अलग से इंटरवेनर बन करके हम इसमें कुछ करेंगे तो हमें बताइए। हमारी जो बुद्धि में समझ में आया वो मैं अपनी बात अपने सामने रख रहा हूँ और ये मेरी अपनी राय है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ पॉजिटिव है अलग से हमें लड़ने में, तो वो हम जानना चाहते हैं, वो हमें बताएं प्लीज। सर मुझे श्रीवास्तव जी, मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, मुझे 2 चीज आप बता दो जी। सर इस आइबा में उन्होंने कितने लोगों को इन्वाइट किया? मेरी अभी कल परसों कपिल से बात हुई थी जी। वो कुरुक्षेत्र और वहां मीटिंग करने जा रहे थे, तो मैं और अशोक जी दोनों लाइन पे थे और हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने वो इतने एडामेंट क्यों के यहाँ के लोगों को इन्वाइट नहीं करना चाह रहे? नहीं एडामेंट नहीं है, एडामेंट नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया उनसे, मैंने कपिल को पूछा था
कि भैया आप इतने एडमेंट क्यों, आपने कितने लोगों को मैसेज डाला, तो उन्होंने आप 2 लोगों का नाम दिया सिर्फ, और नहीं होगा जी वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमसे भी बात मैंने की, पहले हमारी सुन आपसे लो भी सर, बात हुई थी सर मेरी आपसे बात हुई, मैं सर मैं उसी पे बता रहा हूँ, सुन लो 2 मिनट। मेरी अभी लेटेस्ट बात हुई है 4-3 दिन पहले उनसे, कपिल से डायरेक्ट बात हुई 3 दिन पहले। सर हम सबको उनके साथ लगना चाहिए, अलग से नहीं बनाना चाहिए, मैं इस बात के फेवर में हूँ, बट वो भी तो आगे बढ़ के एक कदम सबको मेल डाले या व्हाट्सएप डाले सबको लोगों को, उन्हें एसोसिएशन का नाम नहीं आना चाहिए, मैं एसोसिएशन के फेवर में नहीं हूँ। नहीं, नाम तो आना भी नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक चीज, आप ये बताइए, तो अच्छी तरह पता है कि कितने स्टेट्स के लोग जुड़े हैं और किनको इनविटेशन या किसको मेल गई। अगर आपको अपने हित आपको जानकारी हो, आप पढ़ के पूछे होते कि भाई ठीक है आप बताओ हमारे लिए, हमारे लायक जो है हम मदद करने के लिए तैयार, हमें तो कोई मेल नहीं आई। सर जैसा आपको पता है कि हम लोग तो मदद कर चुके हैं और आगे हैं उसमें, बट बाकी लोगों को भी तो कुछ होना चाहिए ना सर, उनकी तरफ से भाई हमें सेल्फी डालना चाहिए। हमें एक चीज का जवाब, सौरभ आप सर इंडिविजुअली 2-4 लोगों, मेरी बात सुनिए, जिन लोगों को पता नहीं है इस बारे में, उन लोगों को भी तो बताना चाहिए ना, कैसे पता करना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए कि जब ये बात हुई कि साहब मीटिंग रखी गई है, सबको इंफॉर्मेशन हो गई, सबको लिंक चली गई और ग्रुप में लिंक गई, जब ग्रुप में लिंक जाए तो ये कहा गया कि नहीं साहब आप ग्रुप में से हटा दीजिए। आप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप अपने मेंबर्स को, आपने क्यों उस मीटिंग को अटेंड करने से मना किया? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये भी कहा गया कि जिनके जो भी सवाल हो वो वहां पर आए, अपने सवाल रखें, हम इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आप हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिन मेंबर्स को मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्यों रोक दिया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या थी? आप एक तरफ कहते हो कि साहब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब आपका, जैसे आपने कहा ना कि सारे मेंबर को जानकारी होनी चाहिए, वो मेंबर मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड करते कि वो जानकारी लें, एक्चुअल चीज उनको पता लगे। उनको रोका गया कि नहीं साहब आप वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी कोर मीटिंग जाएगी और वो डिसाइड करेगी। तो आप ये जानो कि अगर उन्होंने कोई बात बताई तो अगर उस चीज को आप आगे ट्रांसफर करेंगे तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमेशा रहेगा। आप डायरेक्ट आप कहते हैं कि डिसीजन हम लेंगे, डिसीजन हम ही लेंगे, लेकिन आप जाके वहां पे समझो बूझो, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं गई, सबको इंफॉर्मेशन गई, सबको लिंक भेजा गया और सबको कहा गया। सुधीर जी के जो है जवाब दे रहा हूँ, जो इन्होंने बात में जो प्रश्न किया था, मैं वो इनका भी जवाब दे रहा हूँ। सर आपने भी सब ये देखा होगा सर, SLP से 2 व्यक्तियों ने डाला है। हाँ ठीक है, ना किसी एसोसिएशन ने डाला है, ना ही कोई चीज हुई है। इस बात पे हमारे इस बात पे सर मतलब कि मुझसे बात हुई है जो हमारे एडवोकेट हैं जी, उसमें डीएन आप देखेंगे सर, डिसीजन में ये कहा गया है कि भाई खुद भैया वो अपना इम्पार्लियामेंट ना कराएं। हाँ सर, दिक्कत कितने व्यक्तियों को हो रही है? सिर्फ 2 व्यक्तियों को। 2 व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए किसी चीज के अप्लाइड हो रहे हैं तो साहब डिसीजन बोले कि 2 व्यक्ति अगर मान लीजिए इससे अफेक्टेड हैं, इनको आप बाहर कर दीजिए। हमारी वकील बात हुई है साहब, जो इंटरवेनिंग एप्लीकेशन वो एसोसिएशन फाइल करेगी और डिसीजन में जब मुझे बात आएगी कि सर इसमें जो है कई हमारे भाई सारे मेंबर्स हैं, कई हमारे साथ आए कि ये सभी जो है मतलब उसके साथ अफेक्टेड हो रहे हैं, ना कि सर 2 आदमी हैं। पहली चीज ये है। दूसरी बात जो है कि जितने वकील रहेंगे हमारे पास 5 इंटरवेनिंग एप्लीकेशन अगर फाइल होती हैं, 5 एप्लीकेशन में हर वकील को सर टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी बात अपनी बहन अपनी सीधे कर सकते हैं। एक वकील जो बात कर रहा है हो सकता है कि सर दूसरा वकील बात न किया हो, कोई नई बात उसके पास आ गई हो। तो सर अगर 5 आदमी होते हैं, 5 आदमियों के व्यूज अलग अलग होते हैं, तो हमारी जो सजेशन किया गई है, पहले भी एक मीटिंग में हमने एक सजेशन किए थे कि जितने इंटरवेनिंग एप्लीकेशन सारी एसोसिएशन फाइल करती है बिल्कुल कर, यदि किसी एक आदमी एसोसिएशन के आज के डेट में सर हमारा केस कमजोर है, कमजोर बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2 हैं कि 2 ही जो है आदमी जो है मतलब अफेक्टेड है इस पूरे मतलब के डिसीजन से। देखिए ये जो ये बात हुई है हमारी जो वकील से,
सर मैं ये मैं तो समझ रहा हूँ कि अगर घंटे नंबर 11 होंगे हमें तो केस कमजोर होगा। हमें अपनी बात पूरी कर लेने थे, फिर आप ठीक है। ये स्थितियां क्यों आई? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो महाराष्ट्र के वैल्यूअर्स थे, इन्होंने हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया और वहां से वो केस हार गए। अब क्या है कि कोई दूसरा इंटरवेनर तब तक नहीं बन सकता जब तक महाराष्ट्र के लोग उसमें उनका नाम ना हो, या वही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया। अब स्थिति ये बन गई कि अगर ये हाई कोर्ट में इनका ये मैटर ऐसे ही, हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार नहीं, लड़ने को तैयार नहीं, तो उनको इसी तरह से समझा बुझा करके उन लोगों को तैयार किया गया कि भैया आप खाली अपना नाम रखो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमारा वकील होगा। और ये स्थितियां अपने आप बनी, इसमें किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि ये गलती महाराष्ट्र एसोसिएशन ने किया। अब और इस समय की जो स्थिति बन रही है कि आप देख लो, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट्स के एसोसिएशन आज एक जगह इकट्ठा है, लेकिन एक यूपी ही ऐसा है जो सबसे अलग। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर हम एक साथ लड़ने में हमें ज़्यादा ताकत मिलती है कि अलग अलग लड़ने में ताकत मिलती है, ये कहना कि ठीक है हमारे अलग अलग वकील होंगे, अलग अलग बातें रखेंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सबकी बातों को अलग अलग सुने। मैं जरा श्रीवास्तव, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। अभी जो संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हम खाली यूपी में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हमारा जो पिछले जो मीटिंग हुई थी उसे हमारे पास दिल्ली से, उड़ीसा से और देहरादून से बस 5-6 स्टेट के हमारे आदमी थे जिन्होंने फाइनल किया था हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये बात तो आप कहना कहो कि हम यूपी में अलग है। तो ये जो डिसीजन ली गई थी, उसका पहले जो कोर मीटिंग हुई थी उसे हर स्टेट से जो सीनियर मेंबर है वो लोग यहाँ थे। ये सिर्फ यूपी का डिसीजन नहीं है। बस आगे अपना बताइए। श्रीवास्तव जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ये जो केस जो है उन लोगों ने परस्यू नहीं किया महाराष्ट्र में ढंग से, जिसकी वजह से वो हार गए। और ये बात बिल्कुल नहीं थी कि वो जो है केस लड़ना ही नहीं चाहते, तो वो कहते हमारे केस हो गए, हमें करना क्या, हम तो रिटायर हो गए। तो उसके साथ सपना से जुड़ा हुआ है। PIBA ने सपोर्ट करके कपिल एंड टीम ने उनको मोटिवेट किया, उनसे एप्लीकेशन डलवाई गई और सारा खर्चा इन्होंने किया, ना कि उन महाराष्ट्र वालों ने एप्लीकेशन डाली। वो डाली उन्होंने है, पर उनको जितना मटेरियल है, जो भी कुछ वकील का खर्चा है, सब वो इन्होंने किया है। और इंटरव्यूनर अलग अलग बनने से ये कोई जरूरी नहीं है सर। हो सकता है वकील साहब ज्यादा बेटर है कि कोर्ट में 10 वकील खड़े होंगे, एक ही केस के लिए 200 को सुनने का टाइम होगा, क्योंकि जो है सर सुनने का टाइम भी मिलेगा, और सबको एक प्रेशर अलग होता है, एक फेस वैल्यू का फर्क पड़ता है। फेस वैल्यू बिल्कुल होती है सर, फेस वैल्यू में कोई डाउट नहीं है सर। जब 10 खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, हमेशा उस चीज को वेट मिलता है थोड़ा सा। बाकी अब दिन ही खराब है हमारे, तो बात अलग है। देखिए अभी ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसका पहले हम बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं। पिछला मीटिंग में करीब 9-10 लोग थे, उसे हम सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को बुला रखा था। तो ये लगभग तय हो गई थी हम इंटरवेंट करेंगे। उसका जाके उपाध्याय ने 2 दिन वहाँ दिल्ली में बैठ के बात किया, तो ये तो लगभग हम लोग डिसाइडेड है कि हम लोग उसे करेंगे। सर जब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन जाती है तो डेफिनेटली मौका हर एक को दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं महाराष्ट्र का हुआ, ये किसी भी मीटिंग में, हमारी वाली मीटिंग में नहीं बताया गया। नंबर 3, तो हमारे गोयल साहब ने स्पेशली दिल्ली वालों ने पूछा कि हमें नाम वगैरह वकील का कुछ बता दो। वो कहते हैं इट इज ऑल कॉन्फिडेंशियल। सिर्फ 10-10 हजार रुपए कॉन्फिडेंशियल, ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं। आपको पता होगा, मैं जानता हूँ। देखिए अभी हम खुद इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमारा क्या सपोर्ट है, कितने लोग हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए वकील की फीस तो आप जानते ही हैं वहाँ पे क्या है। अगर आप एक अच्छा फेस वैल्यू का वकील होगा
तो वहाँ तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, पर एक अच्छा वकील 10 लाख रुपए से कम नहीं लेता है। और सवाल ये नहीं है 10 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता, जितने वैल्यूअस ऑल ओवर इंडिया हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर दाव पे लगा है वही अकेले लड़ने की क्षमता है, कोई अकेले नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर ये इसमें हम हार गए तो फिर हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज जिन लोगों को कासन लिस्ट में डाला गया है उनको कासन लिस्ट के साथ आरसी भी जारी होगी। इस चीज के लिए लोग तैयार रहे और यह काम छोड़ने के लिए तैयार है। आप किसी चीज की लड़ाई लड़ी जाएगी, हम लड़ रहे हैं भाई, लड़ तो रही हैं, हम सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अलग तरह के लड़ने में और एक साथ लड़ने में बड़ा फर्क है। एप्लीकेशन आएंगे उतना ही ज्यादा फायदा जो है हम लोगों को सब होगा। जितनी भी सही है, नाम से आएगा, नाम से ही आएगा ना। उपाध्याय जी हम कुछ कहना चाहते थे। जी बाबा जी बोले सर। देखिए हम ज्यादातर जानते हैं, जैसे अपने क्या बोलते हैं श्रीवास्तव जी और हरिओम जी जानते हैं कि पिछले ने क्या क्या किया है, क्योंकि हम कभी टच में गए थे। लेकिन ये बात बता सकते हैं कि नरेंद्र कुमार नागपाल जी ने बोला है ये हर एक वकील को मौका दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जो बेसिकली होता क्या है, जब बहुत सारे हाईकोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लगी हुई, मान लिया हमें स्टे भी मिला हुआ था, हम लोग उसको आगे बढ़ना देना चाह रहे थे, तो हमें स्टे से फायदा हो रहा है, चलता था, यही तो बात थी। हुआ क्या है, जो केवी आई है प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जब वो हारी है तो कपिल जी ने 2 लोगों को आगे खड़ा कर दिया। तो अब है क्या, हमारे वकील साहब से बात जो हुई थी बात जी, तो वकील ने कह दिया साहब कि हम इंटरवीनर बन सकते हैं। इंटरवीनर का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जो एसएलपी चल रहे हैं उसमें हम एक पार्टी बन सकते हैं। तो जब हम एक पार्टी बन जाएंगे तो नेचुरली जो हमारे फीस है वो हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अभी देखिए श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, नंद कुमार जी कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ सारे अपने विचार आ रहे हैं ना। ऐसे ही वकीलों के पास भी डिफरेंट आइडिया आते हैं, डिफरेंट व्यूज आते हैं जो कि अपने रख सकते हैं। तो अगर उसमें चार पार्टी आ जाती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, या 6 आ जाती है, 2 आ जाती है, एक से तो अच्छा ही है, तो बुरा क्या है उसमें? मुझे बात समझ नहीं आई। नंबर 2 कि आपने कहा श्रीवास्तव जी कि एसोसिएशन बन नहीं सकती है। देखिए एसोसिएशन एक लीगल पर्सन होती है, नंद कुमार जी अंकल बात को आई थिंक तो लीगल पर्सन होती है, और हर लीगल पर्सन जो होता है रिप्रेजेंट करता है उसमें। जैसे कि हमारे रामलीला जी आइडल है, आइडल होने के बाद जो लीगल पर्सन थे वो थ्रू उनके पुजारी के कोर्ट में एक पक्षकार बने ना, ऐसे ही एसोसिएशन में लीगल पर्सन है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम उसमें पक्षकार नहीं बन सकते, हम बन सकते हैं। हम इंटरवीनर बन रहे हैं, मतलब है हम उस पार्टी में एसएलपी में चाह रहे हैं कि हम भी पार्टी है, हमारा भी इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हमें भी सुनिए, ये हमारा कहना होता है। जैसे कि अगर हम कोई केस हार जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमने केविट फाइल कर दी। केविट का मतलब क्या होता है कि हमें सुना जाए तभी फैसला लेना भाई। अब तीसरी बात क्या आती है, हमारे मान लो 10 हाई कोर्टों में पेंडिंग है, तो जो लॉ होता है, लॉ में आपके सोर्स 3 होते हैं, उसमें एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, जो कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और उसमें क्या होता है हायरकी है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं सभी के सभी हाई कोर्ट से सभी लोअर कोर्ट से लागू होते हैं। अगर उसने एक बार फैसला छोड़ भी कर दिया तो कोई भी पटिशनर या कोई भी रिस्पोंडेंट आके हाई कोर्ट में कहता है ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो इसको लागू करना चाहिए। श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम हार गए, बोला ना आपने, अगर हम हार गए तो क्या हो? अगर हम हार गए तो फिर हम सब में हार गए, हम क्या हार गए, सारी कम्युनिटी हार गई है समझ लो, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें एक वकील को खड़ा करना तो बहुत समझदारी काम नहीं है। हम तो चाह रहे हैं, जैसे हमारे अतुल गोयल जी हमारे मेंबर हैं, उन्होंने भी एक उसमें व्हाट्सएप पे लिखा था कि हम प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर एसोसिएशन को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसमें पक्षकार बन जाए। जितने पक्षकार हम वैल्यूअर्स की तरफ से बनेंगे उसमें हम वैल्यूअर्स को ही फायदा है, हमारा एक रिस्क मिटिगेट होता है, कम होता है, ताकि हमारे पास ज्यादा आइडिया आते हैं। हम 4 लोग बैठते हैं तो क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि हम 4 आइडिया होते हैं, वरना अकेले फैसला ले लेते।
हम सबको इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि कितने लोगों की ओपिनियन आ जाए एंड वी शुड हैव अ बेटर डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। यही बात है ना, यही मेरा कहना है। और मेरे विचार में इंटरव्यूनर बनने का कोई कहीं भी 0% लॉस है, 1% भी मतलब 0% लॉस बोल रहा हूँ, 1% भी लॉस नहीं है, लेकिन जो एडवांटेज है वो 100% है। क्योंकि आपका जो दिमाग है श्रीवास्तव जी, यू कैन रिप्रेजेंट बिफोर द कोर्ट विद योर माइंड। अभी क्या है, हम उन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं या उन दोनों के वकील पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उन्होंने किसको रिस्पोंडेंट बनाया, रिस्पोंडेंट कौन है जानते हैं आप? एसएलपी में 2 इंडिविजुअल्स जो हैं वो पेटिशनर हैं। हाँ मालूम है। रिस्पोंडेंट कौन है? पीवीआई जो केस आ रही है वो एक रिस्पोंडेंट है, एसबीआई एक रिस्पोंडेंट है, एसबीआई तो ठीक रिस्पोंडेंट है, पीवीआई रिस्पोंडेंट है। वो इसलिए बनाना पड़ा कि ताकि ये हारे हैं तो उसको बना ले। तो इसमें कोई लॉस नहीं है, किसी प्रकार का घबराने की बात नहीं है, हमारे हित में है। और फिर जो भी संभव होगा हम देखिए, जहाँ आप कहते हैं 10 लाख लेता है फलाना लेता है, ये खर्चे की नहीं जरूरत होती है। जो रूटीन कोर्स में जब हम कोर्ट में क्लेम करते हैं, अपने आर्गूमेंट्स करते हैं, जो आर्गूमेंट्स की स्थिति आती है वहाँ पे हमको सीनियर एडवोकेट चाहिए होता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट की फेस वैल्यू होती है। जज भी बेचारा सोचता है यार उसके सामने मैं क्या बहस करूँ, जज छोटे वकील से हड़का भी लेता है। आप जानते हैं वो छोटे वकील की तरह वो देखता ही नहीं है, सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है वो इसको फैसले में बात कर लेंगे पूरी। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए जो हमारे जो वकील हैं जिनको उपाध्याय जी ने बात किया है, वो ऑलरेडी 35 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 25 ईयर्स में। ही वाज ट्रेजरर ऑफ द बार एसोसिएशन। कई आज के जो जज हैं उन्होंने बार में उनकी मेंबरशिप एंट्री की है, उनको नाम भी बताया था, मुझे नाम ध्यान है उनसे, ठीक है ना, मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब उसकी अपनी भी से है। और साथ में वो अगर जरूरत होगी कभी आर्गूमेंट की तो सीनियर वकील खड़ा कर देगा, उस दिन एक दिन के पैसे दे देगा। अब ये थोड़ी है कि हम आज ही सीनियर वकील खड़ा कर ले हमारी जेब काटता रहेंगे, ठीक है ना। ये चीजें देखने नहीं, देखिए हियरिंग तो अलग बात है, पर सवाल ये है कि केस जो तैयार करेगा वो तो उस लायक हो कि कम से कम हमारी प्राइमरी स्टेज से जो हियरिंग चले वो प्रॉपर हो। जो आगे 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसको नहीं आता वो क्या करना। और इसमें नहीं मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं तो जानता भी नहीं कि कौन से वकील है क्या है। मेरा ये कहना नहीं है कि 25 साल में उसको कोई अनुभव नहीं है, ये कहना मेरा नहीं है कि अनुभव नहीं होगा। वो बहुत सारे वकील है, एक ही वकील थोड़े सारे सुप्रीम कोर्ट देखा। 2 मिनट बोल वकील का काम क्या होता है, सारे नुक्ते हमेशा पेटिशनर ही देता है, सारे नुक्ते हमेशा रिस्पोंडेंट देता है, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से माहिर हैं। इसीलिए आप जानते हैं इसीलिए जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं पार्लियामेंट्री खुद इनेक्ट नहीं करती है लॉ को, तो आगे पहले कमेटी से उसको फिर उसके बाद डेलीगेट भी कर देती है। इसीलिए जो सारे मुद्दे हैं जहाँ बताए जाएंगे कारण हम क्यों नहीं चाहते हैं वो तो ये बताएंगे ना, ये आप बताएंगे जाकर जिस दिन वकील से मिलेंगे, ठीक है ना। उसका काम क्या होता है, देखना है ऐसा कौन सा ठीक है ना। सर जब केस एक ही रहता है सर, जब केस एक ही केस मतलब बहुत बड़ा केस नहीं है, और बड़ा केस हम लोगों के लिए बहुत बड़ा केस है, लेकिन उसके जो मैटर्स हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो करीब करीब सेम आते हैं। ये मैं इसलिए जब इंटरवेनर कई होंगे और एक ही बात को रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक जज हल्ला के बोलेगा बंद कर दो, रहने दो, एक आदमी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। या फिर होता क्या है सर ऐसी जगहों पे एडवोकेट्स एक हो जाते हैं, एडवोकेट्स तो हमेशा कहेंगे कि एक और इंटरवेनर बना लीजिए, क्यों क्योंकि उनकी फीस मिल रही है, वो अलग से पा रहे हैं। देखिए सर एक मिनट ध्यान दीजिए, सेम केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने रीट दाखिल की थी स्टे के लिए SBI के खिलाफ, बाद में आईवा ने दाखिल कर दी। हुआ क्या, दोनों एडवोकेट एक हो गए। हमारे एडवोकेट कहा सर वो काम कर रहे हैं। हमने कहा ये क्या बात हुई? कहा सर वो डिसीजन तो एक ही आना है, क्योंकि केस एक ही तरह का है, इसलिए वो एक साथ क्लब हो जाता है। अब सेम सिचुएशन अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अब आपका सर एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर आप बोलिए। आप कहते हैं मैं जजों के बीच में रहता हूं। अगर आपकी जानकारी ना हो तो हमारे रिलेटिव में डिस्ट्रिक्ट जज अभी रहकर रिटायर किए हैं, इसलिए मैं इन लोगों को देखता रहता हूँ। मेरे भी उनका लड़का है, वो बिहार में भी है, एडीजे है, तो इन लोगों को मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ कि किस तरह से बिहेवियर आता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वही और ज्यादा वो है, ईगो है। आप अब चीजों पे देख लीजिए, जब आप वो सुनते हैं, जब जजमेंट जब वो चीजों को सुनते, आपका नेटवर्क गया। नहीं, नेटवर्क तो शायद चला गया उनका, लेकिन वो बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सब बातें चलती नहीं है। पहले तो इंटरव्यूनर बनने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इंटरव्यूनर बन भी जाए तो जो मेन केस है जज तो उसी को सुनेगा, आपकी फाइल तो उठा के बाजू में रख देगा वो। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं एक केस लड़ रहा हूँ, उसके अंदर मैं इंटरव्यूनर अपने एक एसोसिएशन के साथ बना था। हमारी तो फाइल को उठा के बाजू में रख दिया, मतलब पहले तो मैं मेन केस को सुनूंगा, आपको तो बाद में देखूंगा। इंटरव्यूनर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट इज डेफिनेटली टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्ट्स। वहाँ तो जो मेन मुद्दा है उसकी भी सुनवाई कायदे से हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। दे हैव सो मेनी केसेस। वो छोटे मोटे केसेस को तो उठा के यूं फेंक देते हैं, पूछिए मत। पहली बात तो जब आप रजिस्ट्री में जाएंगे, रजिस्ट्री में इंटरव्यूनर बनने के लिए एप्लीकेशन देंगे, दुनिया भर के तो सवाल वो पूछेगा। इट इज नॉट दैट इजी। सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर बाकी कोर्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं पांडे जी की बात से टोटली सहमत हूँ कि इट इज नॉट दैट इजी। तो जो भी हम एक्शन लें, आगा पीछे सोच के लें, क्योंकि अगर मेन केस चलेगा उसकी रिप्रिकेशन विल बी हर्ड एवरीवेयर। आप बन भी जाएं, अदर देन हैविंग सम नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग डेट वाइज और व्हाट इज हैपनिंग फाइल वाइज, कोई लंबा चौड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। आपके एंटरप्रेन्योर हो जाएगा तो आपकी बात तो वही रहेगी ना, टॉपिक्स तो वही रहेंगे जो एक वकील बोलेगा, दूसरे वकील को तो तो जो मेन एंटरप्रेन्योर बना हुआ है जिसने स्टार्ट किया केस को, उसको अगर हम नहीं समझते पा रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम किस ईगो में हैं? हमें इतना ही सोचना है। अभी जब हम इन्वॉल्व नहीं है उसमें इसे नहीं समझ पा रहे। हम उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, बात सही है, लेकिन अगर कोई केस लड़ रहा है, कोई केस में आगे चल रहा है, आपको दिख रहा है वो आगे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे होने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? अच्छा, ऑल ओवर इंडिया पांडे जी, मैं एक चीज बात कहना चाहता हूं कि आप आदमी लड़ रहे हैं, 2 आदमी लड़ रहे हैं केस को, क्या पूरा वैल्यूअल फैटर्निटी जो है मतलब 2 आदमी के ऊपर डिपेंड रहेगा? सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो समझिए। नहीं, आप इसमें डिसीजन देखिए, दे हैव क्लियरली डिसाइडेड कि भाई आपको अगर मान लीजिए इम्पेलमेंट लेना हो या ना लेना हो, आप ना ले इम्पेलमेंट। अगर 2 आदमी अफेक्टेड है तो साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट की भाई साहब आप ना लो इम्पेलमेंट। जब यहाँ पर होता है कि पूरी कम्युनिटी उससे अफेक्टेड है, तो साहब आप किस एसोसिएशन ने जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल की है, किस एसोसिएशन ने? डायरेक्शन देगा जी, सुप्रीम कोर्ट में दो वैल्यूज की बात नहीं करेगा, वो पूरी फैटर्निटी की बात है। भाई वो 2 वैल्यूज के लिए ही अगर ये कह देता है कि साहब इंडिमिटी इंपोज होगी, तो वो उन 2 ही में नहीं होगी,
बल्कि आज तो सारे लोग इफेक्टेड हैं। इफेक्टेड हम लोग सभी हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात भी नहीं रख पाए। भाई हम अपनी बात तो रखे वहां पे, भाई पहले तो भाई बातें तो करें। भाई आज क्या हो रहा है कि भाई कोई एसोसिएशन नहीं गई है। अगर कोई एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में अगर फाइल की होती, मैं उसके साथ रहता, चलिए ठीक है एक एसोसिएशन गई है। भाई आज बोर्ड में डायरेक्ट जाने की स्थिति में कोई है कोई नहीं। सर ध्यान दीजिए, किसी भी हाईकोर्ट से हम हारे हैं ना आप हारे हैं, सारी बाकी सर जो है मतलब कि सारे जो एसोसिएशन अपनी अपनी बेसिकली करें। हमारी एसोसिएशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं वो जा ही नहीं सकता। जब वो हाई कोर्ट से हारेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो सारे हाई कोर्ट को इफेक्ट करेगा। चाहे वो एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो, व्यक्ति तो वो सबको डूबेगा। है कि उनका मतलब कि इंटरव्यू की एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ है, किस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट हो या ना हो वो अलग मैटर है। वो करे, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू है कि वो करे या ना करे। मैं थोड़ी मैं तीनों को रोक रहा हूँ। मैं अभी हमें क्या लाभ हो रहा है, डिवाइड हो करके क्या हासिल करेंगे, मैं अभी तीनों को रोक रहा हूँ। मैं भी सुधीर भैया सुनो भैया, मैं तीनों को रोक रहा हूँ। मैं तीनों को रोक रहा हूँ उपाध्याय, मैं तीनों को रोक रहा हूँ। और इसके अलावा और किसी को सजेशन तो दे, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। तीनों को मैं रोक रहा हूँ, इसके अलावा और कोई सजेशन किसको देना तो दे। आपका सजेशन हम सुन लिए हैं, तो इसलिए उपाध्याय वगैरह कुछ नहीं कुछ बात करेंगे। इसके अलावा और कोई सजेशन देना दे। और कोई सजेशन है? सर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हम इंटरवेनर बन रहे हैं जी, ये जरूरी नहीं है कि हमारी क्या कहते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि एडवोकेट हमारा 50% एडवांस ले रहा है। इस तरह के उनके पास लाखों इंटरवेनर बनने के लिए परमानेंट आते रहते होंगे, जितनी मेरी नॉलेज है। उनको तो क्या है कि आपका केस तैयार करके हम सब एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। ओके 50% आपका तो उन्होंने ले लिया, 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो भी हो। बाकी फिर एक्सेप्ट हो ना हो, क्योंकि आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, तो भी आप मानिएगा कि आपकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली वो कहेगा गो टू हाई कोर्ट, और वहां से आप जजमेंट लेके आइए। ये मेरा अपना एक छोटा सा नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एंटरटेन बनने के लिए आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही हो जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल और किसी सुझाव है? और कोई सुझाव बताइए। बहुत मुश्किल है तो कोशिश नहीं की जाएगी। नहीं कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन है मुश्किल। चलो ठीक है, जब तक आप नीचे वाले कोर्ट से नहीं आ रहे हैं, आप डिसऑन नहीं हुए हैं, तो इट इज नॉट इजी टू गेट इट। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते आप डायरेक्टली। नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं एक चीज ऑलमोस्ट असंभव है। डोगरा साहब, जो ये 2 एप्लीकेंट जो है जिन्होंने पे कोर्ट केस ये डाला है, एसएलपी डाला है, दे हैव बीन एन इंटरवेनर। आपकी जानकारी में ये जो है ये डायरेक्ट नहीं है, दे हैव बीन इंटरवेनर इन दिस कोर्ट। ये इंटरवेनर बन गए थे क्योंकि ये लोअर एक जगह जाके वहाँ छोटे कोर्ट के अंदर सम्मिलित हो गए थे। हार गए वहां पर, अब ये जा रहे हैं दोनों व्यक्ति ने इंडिविजुअली नहीं किए थे। एक्सेप्ट हो गया, स्टेट का वैल्यूअर जाकर के उसमें इंटरवीनर उस समय नहीं बन पाता हाई कोर्ट के केस में, जो कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट केस था, और महाराष्ट्र का ही वैल्यूअर उसमें वो कर सकता था। और हमारी जो है कोशिश की, अगर कोशिश करने से अगर कामयाबी तभी मिलती है
बिना कोशिश हाथ पे हाथ डालने से तो फिर कुछ नहीं होता है। ये नहीं उपाध्याय जी, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है, कोशिश सबको करनी है, हमें भी करनी है, आपको। मेरा कहना ये है कि हम लोग भी जरा सुधीर भैया, मैं एक आपको एक वर्ड बता दूं। अभी आप कह रहे हो हमको करना, आपको करना, आप क्या हमसे अलग हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम सब मिलकर करेंगे, क्यों कह रहे हम करेंगे, आप करेंगे, मतलब हमारा कोई ये नहीं है कि बाकी जहां तक मेरा उपाध्याय आनंद के ऊपर विश्वास है, मैं कह रहा हूँ जो टीम ने अपना तैयारी करके 3 दिन के अंदर पीएनबी हाईकोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट से हमें स्टे दिला सकते थे, और जिनका मेहनत से हम इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूनियन बैंक लेके दिया, हम यूनियन नहीं मांग रहे, उनको आश्वासन तरफ से मेरा उन दोनों का बहुत विश्वास है। तो इसलिए जो करेंगे वो थोड़ा दिमाग से अपना काम जरूर करेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल इस पर निश्चित रहिए, जो करेंगे कमेटी जो क्या उसी सब काम जरूर करेंगे, तो इसलिए वो तो निश्चित रहिए। बाकी जो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं वो कतई नहीं कि हम और आप, ये आईवा का मेंबर के हिसाब से सब आए हुए हैं, उसको दूसरे तरफ ले जा रहे हैं आप नहीं। जैसे आपका ये कहना था ना कि भाई हम सोच रहे हैं, हमने कहा भाई देखिए हमें भी वही सोचना है, आपको भी वही सोचना है, सारे लोगों को वही सोचना है, हमसे कोई मतलब ये नहीं कहना है कि मैं कोई अलग हूँ। हाँ, मतलब हम क्योंकि हमें अपना कि हम अपनी बात को आपके सामने रखें, उसको आप हम और आप में न बांटें। बिल्कुल एब्सोल्युटली डिस्कशन करने की बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, नोबडी विल टेक इट अदरवाइज। कोई ये नहीं चाह रहा है कि काम ना हो, काम अवश्य। हम इतना परेशान क्यों है? क्योंकि सभी लोग इफेक्टेड हैं, उसमें हम कहीं बचने वाले नहीं। और किसको कुछ बोलना है, और किसी को बोलना है? और मेरा तो मुझे तो एक ही रिक्वेस्ट करनी है जी कि सुप्रीम कोर्ट की ये केस एडमिशन है, इंटरव्यूनर बनना है, इट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एज कंपेयर टू हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस को ही वरीयता दी जाती है, उस बारे में हम जो अच्छे से बैठ के जो भी हमारे लीगल लोग हैं इसको स्टडी कर लें बिफोर मूविंग ऑन। यही मेरा भी कहना है कि एक बार थोड़ा सा इस पर फिर विचार करें। हम लोग देखते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक डेट नहीं लग पाती, और सबसेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो किसी की नहीं सुनता, और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की इज डिफरेंट बॉल, वो बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि वहाँ पर तो अच्छी चीज है, उठा के दाएं ऐसे रख देते हैं रजिस्ट्रार के पास। अगर उन्होंने उठा के इधर रख दिया तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा उसके सामने ला के रख दे। यस, उनके पास समय नहीं है कि आपसे वो बात कर सके। साहब तो हमारी जीत है सुधीर जी, इतने तो हम जीतेंगे भाई साहब। हमारे जो है एक जगह हमने डिसीजन हारे हैं, बाकी 10 जगह हमारे पास स्टे पड़े हुए हैं, तो हम स्टे पे रह जाएंगे काम भाई। इज नॉट अ फाइनल डिसीजन, इसके इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। ये आपको फौरी तौर पे एक राहत दी गई है, पर उसका ऑर्डर तो आएगा, हो जाएगा ना सर। एसबीआई कहाँ स्टे को मान रहा है सर? एसबीआई कहाँ स्टे को मान रहा है? हर वैल्यूएशन बोल के 7 लोग इंडेमनिटी दे रहे हैं। देखिए ना हमने कभी साइन किया ना कभी देखते हैं, उनका लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी है, वो भी हम लोग जो है सीरियल नंबर 5 को काट के देते हैं। अब जो वैल्यूअर अगर मान लीजिए कि भाई अपनी गलती करें तो सर उसको तो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो है, कुछ भी कहता है, कुछ देता है। तो हम लोग चीज है कि भाई एसोसिएशन के रूप में कम से कम हम स्टार्ट करें। अगर हमारी एडमिट हो जाती है तो यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अभी जो है आज के डेट पर सिर्फ 2 आदमी इफेक्टेड दिख रहे हैं, पर एक एसोसिएशन दिखेगी कि एसोसिएशन इफेक्टेड हो रही है। सर वो 2 आदमी नहीं इफेक्टेड है उपाध्याय जी, वो 2 आदमी नहीं इफेक्टेड है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया इफेक्टेड होने जा रहा है उसी से। उससे दोबारा नहीं सुनेंगे। देखो तो 2 ही लोग इफेक्टेड है। मैं सर इस मीटिंग को सबमिशन की ओर ले जाने के लिए मैं आग्रह करूंगा। आज जो डिस्कशन हुए हैं सर, उपाध्याय सर, आज जो डिस्कशन हुए हैं, हेल्थी डिस्कशन हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए अपने एडवोकेट जो अपन सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं उनको मूव करना चाहिए, लेकिन इस मद्दे पे भी जितने भी डिस्कशंस आए हैं उनको रख सकते हैं कि क्या क्या इसके उपाध्याय मेरे ख्याल में चर्चा हुई कि भाई एडमिशन जो है एसोसिएशन का होगा कि नहीं होगा। उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि भाई एडमिशन बिल्कुल होगा और हमारी बात सुनी जाएगी, तभी जो आगे बढ़े। उपाध्याय
सुनो, हम आनंद और आप दोनों का टीम ने हमको आईवा का मेंबर को बहुत राहत दिलाई। पीएनबी में 3-4 दिन स्टे दिलाई। यूनियन बैंक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूनियन बैंक ने लिख के दे दिया, हम नहीं मांग रहे। इसलिए आप दोनों के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। तो एक अनुरोध है, सबको बात सुनते हुए आपका अनुरोध है, आप दोनों लोग मिलके एक बार वकील से ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए और इसको फाइनल कर लीजिए। जो कुछ करना फाइनल कर लीजिए, क्योंकि हमारा लीगल टीम से ही फाइनल हुई थी, लीगल टीम में फाइनल हुई थी, हमारा काउंसिल में फाइनल हो गई। एक बार आप ऑथराइज हो, आप दोनों लोग जो डिसाइड हो गए वो फाइनल है। मेरे ख्याल मीटिंग को बढ़ाने से कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग मतलब वैल्यूर को मतलब वैल्यूर हम भी अपने लिए अफेक्टेड है। तो इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए आप दोनों आगे बढ़ो। एक बार वकील से जो चर्चा आज हुआ उसको ध्यान में रखते हुए एक बार वकील से बात करते हैं, उसको फाइनल कर लीजिए। और मीटिंग में और टाइम भी हो गई है, तो मेरे ख्याल में वोट ऑफ थैंक्स के साथ अपना हम सबको विदा करो। उपाध्याय। धन्यवाद। हमारे सभी उपस्थित मेंबर सबने जो है अपना अपना भाई विचार रखा। स्पेशल थैंक्स हमारे जो है आज के स्पीकर पीसी जैन साहब का, जिन्होंने जो है कैपिटल गेन के ऊपर कुछ जो है अपनी ये क्लॉजेस जो थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी दिया, हम लोगों को अपडेट कराएं कि कैसे कैसे जो है कैपिटल गेन्स के कब कब चीजें आई हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन सेक्टर के विवेक अस्थाना जी का, हमारे लीगल टीम के हेड आनंद सिंह जी और हमारे उपस्थित सभी मेंबर जिन्होंने अपना विचार रखा और हमारे जो है मतलब कि भाई लीगल मैटर पर डिस्कशंस भी हुई। सभी को भाई एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। गुड डे। नमस्कार। थैंक यू।